विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर संजय भारद्वाज, गवर्नमेंट कॉलेज डेगाना, और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा राजनीति विज्ञान के बीए द्वितीय वर्ष के सेकंड पेपर को, आईजीपी का सेकंड पेपर। और आज हम पढ़ेंगे उदारवादी राष्ट्रवाद और उग्रवादी राष्ट्रवाद। आज हम इसके दो पार्ट पढ़ेंगे। पहला पार्ट जो है वो उदारवादियों का होगा, 1885 से 1905 के पार्ट होंगे। एक है प्रथम पार्ट में उदारवादी राष्ट्रवाद जो 1885 से 1905 के बीच में रहेगा। दूसरा पार्ट जो है वो हम बाद में पढ़ेंगे, जिसका अर्थ है उग्रवादी राष्ट्रवाद जो 1906 से 1919 के बीच होगा। और तीसरा पार्ट आप जानते हैं वो होगा महात्मा गांधी का उदय और गांधीवाद जो शुरू होगा, गांधी का पूरा राष्ट्रवाद, वो 1919 से प्रारंभ होगा 1947 तक। तो गांधी काल जो है वो तीसरा है। तो आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे उदारवादी राष्ट्रवाद, और ये 1885 से 1905 के बीच शुरू हो रहा है। तो पिछली बार हमने पढ़ा था उदारवादी राष्ट्रवाद की शुरुआत होती है 1885 में, जब अल्फ्रेड एच ह्यूम जो एक अंग्रेज रिटायर्ड जिलाधिकारी होते हैं, वो एक संगठन की स्थापना करते हैं जिसका नाम होता है कांग्रेस। और ये कांग्रेस जो है उसका प्रथम अधिवेशन जो है वो दिसंबर 26 को होता है 1885 को, और उस अधिवेशन के साथ शुरुआत होती है उदारवादी राष्ट्रवाद की। होती है कांग्रेस से। और कांग्रेस के अगर हम तीन काल देखते हैं तो पहला काल है उदार या नरम राष्ट्रीयता का काल जो 1885 से 1905 के बीच में होगा। कांग्रेस के इन 20 वर्षों में इस प्रारंभिक काल में उदार अथवा नरम राष्ट्रीयता की भावना रही। कांग्रेस ने कोई क्रांतिकारी संस्था का काम नहीं किया, ब्रिटिश सम्राट के प्रति सहयोग की नीति अपनाई। दूसरा काल उग्र राष्ट्रीयता का काल होगा, जिसमें कांग्रेस का नेतृत्व उग्र राष्ट्रवादियों के हाथ में आएगा जो क्षमा याचना का विरोध करते हैं। तीसरा काल जो है राष्ट्रीय आंदोलन का गांधी युग आएगा जो 1920 से 1947 होगा, जिसमें महात्मा गांधी का ये राष्ट्रीय आंदोलन का युग कहलाएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं उदार राष्ट्रवादी जो थे उनकी विचारधारा और कार्य पद्धति। तो पहली बात आती है कि ये ब्रिटिश सरकार के प्रति राजभक्ति थी। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस का संचालन जो करने वाले थे वो उच्च कोटि के देशभक्त थे, लेकिन वे ब्रिटिश सम्राट के प्रति और शासन के प्रति बड़ी उदार भावनाएं रखते थे, अंग्रेज़ों के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते थे, और वह कहते थे कि हम अंग्रेज़ों के साथ ही रह के अपना विकास कर सकते हैं। प्रथम जो दूसरा अधिवेशन हुआ, दादा भाई नौरोजी ने कहा कि आओ हम पुरुषों की तरह बोलें और घोषणा कर दें कि हम राजभक्त हैं। तो इन नेताओं के संबंध में एनी बेसेंट ने कहा था, इस काल के नेता अपने को ब्रिटिश साम्राज्य की प्रजा मानने में गौरव महसूस करते थे। दूसरी बात आती है अंग्रेज़ों की न्यायप्रियता में विश्वास। इनका अंग्रेज़ों की न्यायप्रियता में अटूट विश्वास था। डॉक्टर पट्टाभी के अनुसार उदारवादी नेता इस बात पर विश्वास करते थे कि अंग्रेज़ स्वभाव से न्यायप्रिय होते हैं, और यदि उन्हें भारतीय दृष्टिकोण से सही तरीके से परिचित करा दिया जाए तो वो इसे स्वीकार लेंगे। 12वें अधिवेशन के सभापति पद से रहमतुल्लाह सयानी कहते हैं कि अंग्रेज़ों से बढ़कर सच्चरित्र और सच्ची जाति सूर्य के प्रकाश के नीचे नहीं बसती। तीसरी बात आती है ब्रिटेन के साथ संबंध भारत के हित में समझना। अधिकांश प्रारंभिक राष्ट्रीय नेता पश्चिमी शिक्षा के परिणाम थे, इसलिए उनका विचार था कि ब्रिटिश शासन ने अंग्रेजी साहित्य, शिक्षा पद्धति, यातायात और संचार की व्यवस्था और स्थानीय स्वायत्त शासन के रूप में हमें एक प्रगतिशील सभ्यता दी है, और ब्रिटिश शासन ही आंतरिक अशांति और बाहरी आक्रमण से भारत को बचा सकता है। फिरोज शाह मेहता ने कांग्रेस के छठे अधिवेशन में कहा, इंग्लैंड और भारत का संबंध इन दोनों देशों और समस्त विश्व की आने वाली पीढ़ियों के लिए वरदान होगा। चौथी बात आती है क्रमिक सुधार में विश्वास। उदारवादी राजनीतिक क्षेत्र में क्रमबद्ध विकास की धारणा में विश्वास करते थे और इस तथ्य से परिचित थे कि एकदम ही प्रतिनिधियात्मक शासन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए वे तात्कालिक रूप से प्रशासन में आवश्यक सुधारों, विधायी परिषदों, सेवाओं, स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं और रक्षा सेवाओं में सुधार से संतुष्ट थे और क्रांतिकारी परिवर्तन के विरुद्ध थे। नेक्स्ट बात आती है उदारवाद का लक्ष्य राजनीतिक स्वशासन की प्राप्ति। उदारवादी नेता यद्यपि सुधार में विश्वास करते थे, लेकिन इन वैधानिक सुधारों का अंतिम लक्ष्य
भारतीयों के लिए स्वशासन की प्राप्ति था। वे ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्वशासन को चाहते थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में स्वशासन की बात कही और 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कांग्रेस द्वारा स्वशासन के इस लक्ष्य को स्पष्ट रूप से अपनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट है उदारवादियों की कार्य पद्धति। संवैधानिक साधनों में विश्वास। उदारवादी हिंसा और संघर्ष के विरोधी थे तथा वे संवैधानिक साधनों में विश्वास करते थे। उनके द्वारा वैधानिक सुधार के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्रों, स्मृति पत्रों और प्रतिनिधि मंडलों का मार्ग अपनाया गया, जिससे उनके आलोचकों ने राजनीतिक भिक्षावृत्ति का नाम दिया। इन उदारवादियों को क्रांति या आंदोलन की अपेक्षा निवेदन की पद्धति में अधिक विश्वास था। अब अगर हम इनका मूल्यांकन कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि इसमें कई दुर्बलताएं भी थी। इनको राजनीतिक भिक्षावृत्ति का भी नाम दिया है। लेकिन और श्री गुरमुख निहाल सिंह लिखते हैं कि संभवतः गोखले को छोड़कर कांग्रेस के नरम नेताओं में स्वतंत्रता के लिए व्यक्तिगत बलिदान करने और आपत्तियां सहने को कोई तैयार नहीं था। अब उदारवादियों की हम सफलताओं की और उनके महत्व की बात करते हैं। पहली बात आती है कि उन्होंने ब्रिटिश शासन के दोषों को स्पष्ट किया। कांग्रेस के द्वारा अपनी स्थापना के समय से ही ब्रिटिश शासन की बुराइयां बताने और उसे जनहितकारी रूप प्रदान करने के प्रयत्न प्रारंभ कर दिए। नौकरशाही की बुराइयां बताने के क्रम में उन्होंने विदेशी शासन के दोष स्पष्ट कर दिए और उग्र राष्ट्रवादी तत्वों को विदेशी शासन के विरुद्ध लड़ने के लिए शक्तिशाली शस्त्र प्रदान किया। इस प्रकार शुरू के दिनों में भी कांग्रेस सरकार का एक प्रतिपक्ष बन गई, ऐसा प्रतिपक्ष जिसने सरकार की हैसियत और अधिकार को चुनौती दी। दूसरा, भारतीय राष्ट्रीयता के कारण उदारवादियों के कार्य तात्कालिक रूप से अधिक महत्वपूर्ण न होते हुए भी ऐसे थे जिसके सुदूर व्यापी और अत्यंत महत्वपूर्ण परिणाम हुए। भारत में राष्ट्रीयता के जनक ये उदार राष्ट्रवादी ही थे जिन्होंने देशवासियों को शिक्षा दी कि वे सांप्रदायिक और प्रांतीय धरातलों से उठकर सामान्य राष्ट्रीयता की भावना को अपने हृदय में विकसित करें। गुरमुख निहाल सिंह कहते हैं, प्रारंभिक कांग्रेस ने राजभक्ति की प्रतिज्ञाओं, नरम नीति आवेदन ही नहीं अपितु भिक्षावृत्ति के बावजूद भी उन दिनों राष्ट्रीय जागरण, राजनीतिक शिक्षा, भारतीयों को एकता के सूत्र में आबद्ध करने और उनमें सामान्य राष्ट्रीयता की भावना का निर्माण करने का कठिन परिश्रम किया। नेक्स्ट आता है भारतीयों को राजनीतिक शिक्षा। राष्ट्रीय आंदोलन को अपने उनकी एक अन्य दिन यह भी है कि उन्होंने भारतीय जनता को राजनीतिक शिक्षा प्रदान की और उसमें प्रजातंत्र और स्वतंत्रता के आदर्शों को प्रसारित किया। उन्होंने सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार विमर्श के लिए एक संगठन प्रदान किया और इस प्रकार शासन से संबद्ध प्रमुख प्रश्नों पर प्रबल जनमत का निर्माण किया। भारतीय जनता को व्यक्तिगत स्वाधीनता, प्रतिनिधियात्मक संस्थाओं की स्थापना, आर्थिक और सामाजिक सुधार और अंत में स्वशासन की मांग करने के लिए प्रेरित किया। नेक्स्ट आता है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आधार तैयार करना। के.एम. मुंशी लिखते हैं कि यदि पिछले 30 वर्षों में कांग्रेस के रूप में एक अखिल भारतीय संस्था देश के राजनीतिक क्षेत्र में कार्यरत न होती तो ऐसी अवस्था में गांधी जी का कोई महान आंदोलन सफल नहीं होता। जिस समय भारत के राजनीतिक क्षेत्र में उन्होंने पदार्पण किया उस समय वे अकेले थे। उन्होंने जो नीति अपनाई उनके लिए हम दोषी नहीं हैं। किसी भी आधुनिक इमारत की नींव में ये नींव के पत्थर का काम करते थे और इसी के ऊपर सारी इमारत खड़ी की गई। जो सर्वप्रथम औपनिवेशिक स्वशासन, फिर साम्राज्य के अंतर्गत होम रूल, उसके बाद स्वराज तथा सबसे शीर्ष पर पूर्ण स्वाधीनता की मंजिलें एक के बाद एक ही बन सकती हैं। नेक्स्ट आता है भारतीय परिषद अधिनियम। उदारवादी राष्ट्रीयता की तात्कालिक सफलता 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम था। यद्यपि ये भारतीयों को संतुष्ट न कर सका, लेकिन फिर भी देश के वैधानिक विकास की दिशा में यह एक निश्चित प्रगतिशील चरण था। इस प्रकार उदारवादी राष्ट्रवादी आंदोलन अपनी समस्त कमियों के बावजूद भारत में राष्ट्रीय जागृति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम रहा। विद्यार्थियों, आपको इससे समझ में आया होगा कि कांग्रेस की स्थापना 1885 से 1905 के बीच में उदारवादी राष्ट्रवाद एक ऐसा चरण था जिसने भारत में स्थानीय स्वशासन की मांग से अपनी एकता और की जड़ें मजबूत की और भारतीयों को धर्म, राजनीति सबसे ऊपर उठकर देश के लिए सोचने को विवश किया। तो
परीक्षा की दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे भारत के राजनीतिक इतिहास को समझने के लिए भी ये उदारवादी काल बहुत महत्वपूर्ण है। कल हम पढ़ेंगे, जो हमारा सेकंड पार्ट होगा वो है उग्रवादी राष्ट्रवाद। धन्यवाद।